दोस्तों 17 नवंबर का आपको बहुत बहुत नमस्कार। और आज का हमारा कोट्स है, टू गिव हैप्पीनेस टू अदर इज अ ग्रेट एक्ट ऑफ चैरिटी। और इसके साथ ही आप सबसे मैं बतला दूं कि दिल्ली के बॉर्डर पे चारों तरफ काफ़ी गहमागहमी है। किसान अपने मांगों को लेकर करके आंदोलनरत है, वहीं सरकार जो है अड़ियल अपना रुख अपनाते हुए इधर उधर जो है बगले झाँक रही है और उन्हें किसान की परेशानियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो हमारे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन नेहरा नेशनल पार्टी और हमारे तमाम सहयोगी तहे दिल से, चाहे जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, हम लोग किसानों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि हमारे ये अन्नदाता हैं और इनकी जो सही मांग है उसकी सुनी जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पे बात चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की, जैसा कि आप जानते हैं, कि सरकार के तरफ ज़्यादा झुकाव रखती है। तो इस तरह के आंदोलन जो जनहित का है, जनता का है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, या कार्यपालिका हो, या मीडिया हो, या समझ में हो, सभी जो है जनता के हित के लिए जनता का होता है। जनता जनार्दन कहा जाता है, और उसकी अहित की गई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ जाएगा। और अभी तो ये किसान की है, ये तो एक अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। तो अभी जो है ये ईवीएम जो का मशीन का ईवीएम में जो घपलेबाजी है, जिससे ये सत्ता पे काबिज होते हैं, इनका इन प्रकांड तरीके से जादू टोना करके या बहुत सारे घपलेबाजी करके, तो उस पे एक आंदोलन छिड़नी है और छिड़ गई है। और इस पे भी पूरे भारत में जो है ईवीएम को ख़त्म करना, किसानों के हित में काम करना, नौजवानों और हमारे सैनिकों का बहुत सारी समस्याओं से हम लोग ओतप्रोत हैं। उन तमाम चीज़ों पे नज़र देने की ज़रूरत है और उस पर काम होगा। ये भी एक तरह का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जो भ्रष्टाचारी लोग कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं सरकार को, जो जिसे सेवक के रूप में काम करना चाहिए वो भ्रष्टाचारी के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। और फिर हम आपसे, जो कल मैंने छोड़ा था कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार की जो कोर्स हमारी किताब की है, उसमें भारत में भ्रष्टाचार कहाँ और कैसे हो रहे हैं उस पर थोड़ी बातें करनी थी। तो आइए, हम आज़ादी के बाद भारत में विभिन्न क्षेत्र में तरक्की हुई, भारत कई क्षेत्रों में अपने पैरों पर खड़ा होने में सफल रहा। इस दौरान भारत में भ्रष्टाचार जैसी बुराई ने भी तेजी से अपना पांव पसारा। भारत से विदा होते वक्त ब्रिटिश हुकूमत के लोगों ने भारत में जहां बांटो और राज करो की संस्कृति को जन्म दिया, वहीं जाते जाते अंग्रेजों ने अंग्रेजियत के साथ साथ देश में भ्रष्टाचार का बीज भी बो दिया। 1947 के बाद भारत में भ्रष्टाचार की बेल तेजी से फैलनी शुरू हुई। नौकरशाही में अंग्रेजियत बसी हुई थी। अंग्रेजों ने जाते जाते हमारी संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचाया। गुलामी के दिनों में भारतीय संस्कृति के गुणों पर चुन चुन कर प्रहार किया गया। भारतीय समाज पहले जियो और जीने दो की परंपरा में विश्वास करता था, वहीं अब सिर्फ अपने लिए कैसे अच्छा जीवन जिएं इस पर लोग विश्वास करने लगे हैं। लोगों को दूसरों की चिंता नहीं रह गई है। भारतीय जनमानस भी अब सिर्फ 100 पर केंद्रित होता जा रहा है। यह स्थिति अत्यंत ही पीड़ादायक है। आज भारत में लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति बटोरें, धन इकट्ठा करें एवं इस पर ज़्यादा ध्यान दें। ये स्थिति सरकारी कार्यालयों में एक चपरासी से लेकर उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों तक की है। बहुत कम लोग हैं जो भारतीय दर्शन को अपनाते हैं, भारतीय जीवन पद्धति में जीते हैं और भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपनी दिनचर्या को बनाए रखते हैं। ज्यों ज्यों भारत में भारतीय संस्कृति ह्रास हुआ, त्यों त्यों लोगों के अंदर लोलुपता बढ़ती गई। यही लोलुपता आगे चलकर इतनी बढ़ गई कि व्यक्ति बहुत कुछ पाने के बावजूद भी सदैव असंतुष्ट रहने लगा। आज लोगों का असंतोष खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उस असंतोष को खत्म करने के लिए आज व्यक्ति किसी न किसी तरीके से माया की तरह बढ़ता जा रहा है, वह मोह के दलदल में फंसता जा रहा है। ऐसी स्थिति में उसे अधिक से अधिक दिखावा करने और भौतिकवादी जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। जो जो मनुष्य के अंदर भौतिकवाद बढ़ता जा रहा है,
त्यों त्यों वह हर तरह के मानवताओं और मर्यादाओं को लांघता जा रहा है। इसके लिए वह भ्रष्ट तरीके अपनाने से नहीं चूकता। यही वजह है कि असंतोष का दायरा लगातार बढ़ रहा है। यह स्थिति है जो रुकने वाली नहीं है। जिस तरह समुद्र में तमाम छोटी बड़ी नदियां समाहित हो जाती है, उसी तरह अहंकार व असंतोष भरे मन में कभी भी शांति नहीं हो सकती। वह हमेशा कुछ न कुछ पाने की चेष्टा में ही लगा रहता है। भ्रष्ट आचरण अपनाकर जीने वाले व्यक्ति के जीवन में भले ही अंदर सुख शांति न हो, परंतु बाहर से वह चकाचौंध भरी जिंदगी जीता है और वह लोगों को दिखलाता है कि हम आपसे ज़्यादा बुद्धिमान, श्रेष्ठ और संतुष्ट हैं। इसी तरह से धन कमाने के लिए व्यक्ति भ्रष्ट आचरण का सहारा लेता है। स्थापित मापदंडों को ठुकरा कर या नकार कर धन कमाने वाले लोग भले ही धनवान हो जाएं, परंतु इससे न उनका भला होता है और न समाज का भला होगा। भारत में भ्रष्टाचार राजनीतिक दलों के नेताओं और नौकरशाहों के गठजोड़ की वजह से ज़्यादा तेजी से पनप रहा है। जनप्रतिनिधियों ने जनता की आकांक्षाओं का गला घोटा और नौकरशाहों ने इसका साथ देकर देश के साथ गद्दारी की। कितनी बड़ी विडंबना है कि आज भ्रष्टाचारी सदाचारी होने का ढोंग करता है तो लोगों की निगाह उसके भ्रष्टाचार पर नहीं पड़ती, बल्कि दिखावे के लिए सदाचार के कपड़े में ढककर जो वह कार्य करता है वह लोगों को ज़्यादा दिखता है। ज़्यादातर लोग हमारे देश में दो तरह की ज़िंदगी जीने लगे हैं। राजनीतिक लोग जनता को दिखाते हैं कि अलग ज़िंदगी जीते हैं तथा व्यक्तिगत रूप से उसकी ज़िंदगी अलग ही होती है। तमाम नेता जनसेवा की कस्में खाते हैं, परंतु लाखों करोड़ों की संपत्ति गलत ढंग से अर्जित करने से नहीं चूकते। जो नेता देश में गरीबी बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए तमाम योजनाओं को लागू करते हैं तथा ये कस्में खाते हैं कि हम देश से अशिक्षा का कोड़ दूर करेंगे, देश के हर बच्चे को शिक्षित करेंगे, उन्हीं में से कुछ नेता गरीब घर के बच्चों को अपने यहाँ नौकर रखते हैं, उनसे मजदूरी कराते हैं। नेताओं के परिचित या रिश्तेदार उनके साथ यदि अन्याय करते हैं तो ऐसे नेता उन्हें अनदेखी कर देते हैं। जहां देश में तमाम स्कूलों में आज भी बच्चों को बैठने के लिए स्टूल और बेंच नहीं है, वहीं बड़े अधिकारी और नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। एक तरफ इस गरीब घर के बच्चों के पास कॉपी किताब के पैसे नहीं होते, तो दूसरी तरफ अमीरों के घरों में पढ़ने के लिए कई ट्यूटर होते हैं तथा वे कंप्यूटर एवं अन्य माध्यम से अच्छी व महंगी शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह असमानता क्यों बढ़ रही है? इसका कारण सिर्फ भ्रष्टाचार है। देश में तमाम समान वितरण का कोई फार्मूला नहीं है। किसी व्यापारी के पास 10-10 दुकानें हैं, किसी उद्योगपति के कई उद्योग हैं। देश के कुछ दबंग लोगों के पास सैकड़ों बीघे जमीन है, उनके परिवार के लोग अच्छी नौकरी भी करते हैं, तो दूसरी तरफ गरीब व्यक्ति मनरेगा जैसी योजनाओं में मात्र 365 दिनों में 100 दिनों का रोजगार पाता है, वह भी मात्र प्रतिदिन 100 रुपये की मजदूरी पर। आज़ादी के बाद देश में बनी तमाम सरकारों ने देश से गरीबी हटाने के लिए, सभी को शिक्षित करने के लिए, शोषितों वंचितों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए कई योजनाएं शुरू की, परंतु आज तक न तो देश से गरीबी दूर की जा सकी है, न बेरोजगारी दूर की जा सकी है, न ही भुखमरी को रोका जा सका है। कभी उड़ीसा के कालाहांडी का नाम भुखमरी के लिए आता था, तो आज उड़ीसा के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे प्रांतों में भी भुखमरी की खबरें सुनने को मिलती है। आज भी राजस्थान के कुछ जिलों में महिलाएं मई जून के महीनों में सर पर घड़ा रखकर मीलों दूर से पानी लाती है। मवेशियों को खाने के लिए चारा नहीं मिलता, उनके पीने के लिए जल नहीं होता। यह स्थिति अगर 1947 में थी तो 1914 में भी कई जगहों पर ऐसी स्थिति मौजूद देखने को मिली, और आज 2020 हो गए हैं और वो हालत आज भी बनी हुई है। देश के कई राज्यों में 10 से 12 घंटे बिजली का न होना, अच्छी सड़कों का अभाव यही दर्शाता है कि हमारे यहाँ कल्याणकारी योजनाएं पूरी तरह से इसलिए सफल नहीं हो पाई क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। आज़ादी के बाद बनी विभिन्न सरकारों में जो लोग मंत्री थे या जो विधायक थे, जो एमपी थे या मुख्यमंत्री रहे, चीफ सेक्रेटरी रहे या बड़े अधिकारी रहे, आज उनके घरों की स्थिति को जाकर देखा जाए तो उसकी स्थिति कई गुना अच्छी हो चुकी है। परंतु जिस जनता के लिए उन्होंने कार्य करने का संकल्प लिया था, वह जनता जहां पहले थी वहीं आज भी खड़ी है। वह चुनाव के वक्त किए गए वादों दावों के आधार पर अपने दिन भरने का आज भी इंतजार कर रही है।
आज देश के किसी भी कोने में जाने पर, किसी भी विभाग में किसी काम को करवाने के लिए हमें तमाम तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं। आज भी सरकारी कामों में सहजता और सरलता नहीं पाई जाती है। सारे नियम कानून जनता के भलाई के लिए बनाए जाते हैं, परंतु इनसे जनता का भला कम होता है, बल्कि सरकारी कर्मी ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। तो इस तरह से भारत के अंदर हमारे भ्रष्टाचार का जो बीज है वो फैला हुआ है। भारतीय जनमानस में भ्रष्टाचार का क्या रूप होगा वो हम कल फिर 1 बजे आपसे बात करेंगे। आज बस इतना ही। और हम सभी को चाहिए कि हम जो अन्नदाता जो मांग पे लेकर के दिल्ली के बॉर्डरों पे पिछले 22 दिनों से और उससे पहले 2 महीने से पंजाब में और हरियाणा में और अन्य राज्यों में मांग करते रहे, उनकी मांगों की पूरी की जाए। सरकार का ये दायित्व बनता है वो उस पर ध्यान दे, और जनता जो हमारे हैं उन सभी को साथ देना चाहिए। और इसी तरह से ईवीएम की जो गड़बड़ी है, जो चुनाव में जो धांधलियां हैं, जो ये अपनी मर्जी से ये जो है लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उस पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हम जनमानस जो लोग कहते हैं कि हम मूल निवासी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम वंचित हैं, हम दलित हैं, वो सभी लोगों की भागीदारी सत्ता में हो सके। और जो ये सिस्टम है, ये जो व्यवस्था है भारत की, जहाँ खामियां हैं उसको दूर किया जाए, उसे ठीक किया जाए, और अमन और शांति के साथ, अनेकता में एकता के साथ हमारे भारत के वासी प्यार से रहें, मिलजुल करके रहें, बिना किसी अड़चन का। और विश्व में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो उनको करने दें, लेकिन हम शांति प्रिय देश के लोग हैं, भारत के लोग हैं। भारत महान तभी हो सकता, भारत जो है एक नया भारत, एक अच्छा मापदंड लेकर के अच्छा अपनी छाप पूरे विश्व में तभी छोड़ सकता है जब हम आपसी भाईचारे के साथ मिलकर रहेंगे। बस आज इतना ही। आपका डॉक्टर एमी दुआ। कल फिर मिलेंगे 1 बजे। फेसबुक पे ह्यूमन राइट्स अहरा के नाम पे आप जाएं, और यूट्यूब पे ह्यूमन राइट्स डॉक्टर एमी दुआ जा करके आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हमारी बातें आप तक और आपके सभी साथियों तक पहुंच सके। जो लोग भाषा के प्रॉब्लम है, वो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से उसको ट्रांसलेट करके अपनी बातों को रख करके, अहरा की बातों को रख करके, एनपी की बातों को रख करके आप दूर दराज तक लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को जोड़ें। यही हमारा एक ह्यूमन चैन है। इसी को एक परिवार के रूप में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, और बिना किसी ग्रांट और डोनेशन का हम लोग भारत में नहीं पूरे विश्व में हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे 1 बजे।